नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक नया शो जो हम लाए हैं खास आपके लिए। आज के दिन कौन सी हैं बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर। वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस, वो मुद्दे जो बनेंगे आज इतिहास, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसी तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा। अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का मकसद दुनिया भर में अकादमिक और शोध संस्थानों में काम कर रहे भारतीय विद्वानों को एक मंच पर लाना। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज का विकास उन्मुख कार्यक्रम के तीसरे चरण की आज से हो रही है शुरुआत। वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, जनता की शिकायतों का होगा समाधान। स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल बेमिसाल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वेबिनार के जरिए स्वच्छ भारत मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वच्छ भारत पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर के तमाम देशों में महात्मा गांधी जी की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन। विश्व के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से ज्यादा शिक्षाविद और 10,000 से ज्यादा रेजिडेंट शिक्षाविद और वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। वैभव सम्मेलन विदेशी और भारत के शोधकर्ताओं और विद्वानों का एक वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन है। सम्मेलन में करीब 200 से ज्यादा सत्रों में 40 देशों के 1500 से ज्यादा पैनलिस्ट, भारत के 200 शीर्ष शोध और विकास एवं शिक्षण संस्थान 18 विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा करेंगे। सम्मेलन का मकसद दुनिया भर में अकादमिक और शोध संस्थाओं में काम कर रहे भारतीय विद्वानों को एक मंच पर लाना है, ताकि वे अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर वैश्विक विकास में अकादमिक आधार को और मजबूत कर सकें। वैभव सम्मेलन शैक्षणिक संगठनों द्वारा एक सहयोगात्मक पहल है जो शिक्षा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों को हल करने में मददगार साबित होगा। इस आयोजन से भारतीय शोधकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए एक रोड मैप तैयार होगा। सम्मेलन का मकसद भारत में सतत विकास के लिए जरूरी शिक्षा, शोध और उद्यमिता की प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। सम्मेलन के जरिए देश की अकादमिक, विज्ञान और तकनीकी संस्थाएं एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के समाधानों पर चर्चा करेंगी। सम्मेलन का मकसद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध के लिए आत्मनिर्भर भारत की पहल को और मजबूत करना है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर सम्मेलन के समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा। और हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, सबसे पहला सवाल, 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद तथा 10,000 से अधिक प्रवासी वैज्ञानिक और शिक्षाविद इसमें शामिल हो रहे हैं। एक साथ जब ये एक मंच पर नजर आएंगे तो किस तरह के सम्मेलन की, किस तरह के एक भव्य समारोह की हम उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल। देखिए जया, और खासतौर से एक तरह से कह सकते हैं इस तरह का ये जो सम्मेलन है शायद ही पहले कभी आयोजित किया गया होगा, और खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, और खासतौर से उन लोगों के साथ मिलकर जो अपने ही हैं, हमारे हैं, भारतीय मूल के हों या प्रवासी भारतीय हों, जो शिक्षाविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों के साथ 3000
भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और 10,000 करीब प्रवासी भारतीय ऐसे हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों में वैज्ञानिक हैं या शिक्षाविद के तौर पर काम कर रहे हैं और खासतौर से रिसर्च जैसे क्षेत्र में एक नाम उन्होंने कमाया है और दुनिया के कई देशों को एक फायदा भी पहुंचाया है और भारत की भी वो काफी मदद करते रहते हैं। एक साथ मिलकर एक मंच पर बैठकर आपको पता है कि इसमें 200 से भी ज्यादा सेशंस आयोजित किए जाने वाले हैं, खासतौर से ऐसे क्षेत्रों में जहां सहयोग की संभावनाएं हैं, जहां आने वाले भविष्य में एक तरह से कह सकते हैं काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। चाहे इसमें डाटा साइंस की बात हो, क्वांटम साइंस की बात हो, या फिर जो एक तरह से हेल्थ टेक्नोलॉजीज की बात हो, कम्युनिकेशन साइंसेस की बात हो, आर्टिफिशियल लर्निंग की बात हो, मशीन लर्निंग की बात हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं एक तरह से हमारा भविष्य है और इन भविष्य की चीजों को लेकर किस तरह से ये साझेदारी, ये सहयोग बढ़ सकता है, उसका एक तरह से कंसेप्ट जी। जो पुराना एक वैदिक कंसेप्ट होता था विश्वविद्यालयों का और जो भारत जो एक बात करता था वसुधैव कुटुंबकम का, तो एक तरह से वर्चुअल तरीके से ये कैसे एक प्लेटफॉर्म पर सब लोगों को लाया जा सकता है, साथ मिलकर कैसे रिसर्च किया जा सकता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जा सकता है, इसकी बात होगी, इसकी चर्चा होगी। और भारत के भी जो तमाम संस्थान है, चाहे आईआईटीज हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हो, या अन्य जो ऐसे रिसर्च को प्रोत्साहित करने वाली जो तमाम संस्थाएं हैं, उनके शोधार्थी, उनके बच्चे और उनके जो वैज्ञानिक है वो भी इसमें हिस्सेदारी करेंगे। तो कितना जी। बड़ा ये एक मंच है और एक ये अनोखा मंच बहुत मजबूती देने वाला है आने वाले समय में भारत के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को। बिल्कुल सुधाकर, हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री वो शायद पहले शख्स थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुनिया भर में फैले जो भारतीय हैं वो अपनी अपनी कर्म भूमि से किस तरह से अपनी मातृभूमि के लिए काम कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, उनके महत्व को पहचाना है। आज वर्चुअल तरीके से वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। किस तरह से आप देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री भारत के एक विश्व गुरु बनने का संदेश दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तकनीक को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते रहते हैं और वो खुद भी निजी जिंदगी में तकनीक को हम जानते हैं कि सोशल मीडिया का खासतौर से कैसे सहारा लेते हैं, सीधे जनता से संवाद करने के माध्यम के तौर पर, और खासतौर से उन्होंने तकनीक को अपने प्रशासन का जरिया भी बनाया है। चाहे जनधन योजना हो, जैम प्लेटफॉर्म की बात हो, जनधन आधार मोबाइल डीबीटी की बात हो, तकनीक के जरिए एक तरह से उन्होंने न सिर्फ पारदर्शिता को स्थापित किया है लेकिन सरल तरीके से गरीबों तक कैसे केंद्र की योजनाओं को पहुंचाया जाए, उसकी कोशिश की है। तो उनका बहुत ज्यादा भरोसा है कि तकनीक जो है हमारी बहुत सारी मौजूदा समस्याओं को सुलझाने का आधार बन सकते हैं और उसमें खासतौर से इसमें जो विषय रखे गए हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, एग्रो इकोनॉमी की बात की जाए, फूड सिक्योरिटी की बात की जाए, इस तरह के ऐसे क्षेत्र भी रखे गए हैं जो भारत की आवश्यकताओं के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी खासतौर से वो किस तरह से मदद कर सकती हैं, उस पर बहुत ज्यादा वर्चुअल सम्मेलन में जो 31 अक्टूबर तक चलना है उसमें फोकस रहने वाला है। बहुत सारे सेशंस इसके ऊपर भी आयोजित किए जाने वाले। तो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी, भारत की विज्ञान को मजबूती मिलेगी। और देखिए 13,000 जो भारतीय मूल के या प्रवासी भारतीयों ने, जो वैज्ञानिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ये एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो भारत को ये लोग करना चाहते हैं, इसमें योगदान जो देना चाहते हैं, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। तो उस ताकत को खंगालने की, उस ताकत को संजोने की कोशिश होगी इस सम्मेलन के जरिए। बिल्कुल, तो वैभव, सम्मेलन की शुरुआत होगी आज और भारतीय मेधा के ज्ञान शोध का एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले एजेंडा की ओर। जम्मू कश्मीर में 10 दिनों के विकास कार्यक्रम बैक टू विलेज के तीसरे चरण का शुक्रवार से आगाज हो रहा है। इस विकास उन्मुख कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा और जनता की शिकायतों को जाकर सुनेंगे। जम्मू कश्मीर की 4,290 पंचायतों में अपनी तरह की एक अनूठी पहल से जनता की पहले की तरह फिर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर सरकार ने विकासात्मक कार्यों के लिए 450 करोड़ रुपए रखे हैं। महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बैक टू विलेज के तीसरे चरण में दक्षता में सुधार करने के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम 2 विकासात्मक कार्यों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
बैक टू विलेज जन अभियान के तीसरे चरण में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों की आवाज को सुना जाए और उनकी शिकायतों को मौके पर ही हल किया जाए। तो बैक टू विलेज का तीसरा चरण की शुरुआत हो रही है। विकास उन्मुख कार्यक्रम है ये और वरिष्ठ अधिकारी हम देखेंगे किस तरह से जमीनी स्तर पर जाके वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जनता की शिकायतों का समाधान होगा। 4,290 पंचायतों में अपनी तरह की एक अनूठी पहल, एक बड़ा आंकड़ा यहां पर। और पहले के चरणों की तरह इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जनता का जबरदस्त उत्साह और उनकी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि विकास और लोकतंत्र का एक उत्सव यहां पर जनता के बीच मनाया जा रहा है और इस बार का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि शिकायतों का निवारण सुनिश्चित होगा, वहीं उनके जगह पर, उनके घर के बाहर। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने विकासात्मक कार्यों के लिए रखे हैं 450 करोड़ रुपए और प्रत्येक पंचायत में कम से कम 2 विकासात्मक कार्य करना अनिवार्य होगा। शिकायतों को मौके पर ही हल किया जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रशासन को अपने संचालन की कुर्सी से गांव में लोगों के घर तक ले जाना है और अधिकारी जो हैं वो गांव में लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान वहीं निकालेंगे। तीसरा चरण है इस बैक टू विलेज कार्यक्रम का और इसकी शुरुआत हो रही है आज। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के 6 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल वेबिनार का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी स्वच्छ भारत अभियान में अभिनव प्रयासों को दर्शाती हुई GIS पोर्टल और संग्रह का अनावरण करेंगे। भारतीय शहरों द्वारा किस तरह कोविड-19 के समय स्वच्छता को लेकर प्रतिक्रिया दी गई, इसके दस्तावेजों का अनावरण भी किया जाएगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से बीते 6 वर्षों के अनुभवों को साझा किया जाएगा और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। फ्रंटलाइन स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस इंडिया सैनिटेशन चैंपियन का भी अनावरण होगा। इसके द्वारा स्वच्छता कर्मियों के कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों की सफल कहानियों को दर्शाया गया है। इसके अलावा अर्बन मैनेजमेंट सेंटर द्वारा तैयार की गई स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ी एक टूल किट का भी अनावरण किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वच्छ भारत पुरस्कार से भी सम्मानित करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता के जन अभियान की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने जनता को महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंदिर मार्ग पुलिस थाने में स्वच्छता अभियान को शुरू किया। धूल मिट्टी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान को पूरे राष्ट्र के लिए एक जन आंदोलन का रूप दिया और कहा कि लोगों को ना तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही किसी और को फैलानी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न गंदगी करेंगे न करने देंगे का मंत्र भी दिया। और अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य की। भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना अर्थात संपूर्ण देश को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित करना, हर घर में शौचालय का निर्माण, जल की आपूर्ति और ठोस व तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करना। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन तथा स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना।
इस अभियान में 2 उप अभियान स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत अभियान शहरी सम्मिलित हैं। इसमें जहां ग्रामीण इलाकों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय जुड़े हुए, वहीं शहरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य, और आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब तक 10,68,05,000 से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 6,03,000 से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। देश भर के 706 जिले खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हैं। और अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन के शहर की वर्तमान स्थिति की, तो घरों में 62,16,114 शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और इसका लक्ष्य से 5% से अधिक है। ये 5,94,259 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा हुआ है, जो कि लक्ष्य से 77% ज्यादा है। अगर हम बात करें खुले में शौच मुक्त घोषित की, तो कुल 4,372 शहरों में से 4,323 शहर खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। कुल 4,204 शहर खुले में शौच से मुक्त हैं। और अगर हम बात करें चिन्हित शहर की, तो ठोस कचरा प्रबंधन और उत्पादित कचरा के बारे में बात करें तो 1,42,758 टन प्रतिदिन इसका निवारण किया जाता है। निष्पादित कचरा की बात करें तो 95,066 टन प्रतिदिन होता है और 83,213 वार्ड्स में घर घर जाकर 100% कचरा एकत्रीकरण किया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे हैं वो ये साफ ये दर्शाते हैं कि जमीनी स्तर पर अमूलचूल बदलाव हमने देखा है, लेकिन इसमें सबसे अहम था और है वो है लोगों की सोच में बदलाव। वो किस तरह से आप महसूस करते हैं जब आप जाते हैं ग्रामीण शहरों में, आप जाते हैं शहरों में और आप देखते हैं कि किस तरह से शौच मुक्त हुआ है? वो जो बदलाव हम महसूस कर रहे हैं उसको थोड़ा बयान कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक व्यवहार परिवर्तन का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था लोगों से कि स्वच्छ भारत अभियान के सफ़र में उनका साथ दें, तो पूरे इलाके में, पूरे देश भर में एक लहर सी उठ गई थी और तमाम जो लोग थे वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग घरों में शौचालय बनाने को राजी नहीं थे। उनको समझाया गया, उन्हें बताया गया, उनके फ़ायदों के बारे में समझाया गया, नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए समझाया गया, उनकी अपनी भाषा के ज़रिए समझाया गया और उनमें एक अलग जगाने का प्रयास किया रहा है कि किस प्रकार से आप शौचालय के प्रयोग से तमाम जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा एक संकट का सवाल था, क्योंकि उन्हें खुले में शौच को जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था और उनके लिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न बहुत ज़्यादा था शौचालय की जहाँ तक बात आती है। तो उस लिहाज से भी एक बड़े बदलाव के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयास किए गए। स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय जो है वो बनाया गया था स्पेशली इसके लिए, और अब जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया गया उसके अधीन एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। और इसके अलावा जो स्वच्छ भारत शहरी के रूप में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी की गई थी, क्योंकि शहरों में भी सोच को बदलना ज़रूरी था। आप सोचिए जया कि जहाँ कोशिश की जाती है कि एक पढ़े लिखा समुदाय वहाँ रहता है या लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर भी मानसिक सोच को बदलने का प्रयास करने की बात थी यहाँ पर, क्योंकि और इसलिए एक सिस्टमैटिक तरीके से एक रणनीति बनाई गई थी, लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया था। तमाम कैंपेन चलाए गए थे जिसमें आपने देखा होगा कि तमाम फिल्म स्टार जो हैं वो भी इसमें आए थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो। अक्षय कुमार ने तो अपनी एक फिल्म भी इसको डेडिकेटेड की थी। तो इस प्रकार से एक रणनीति बनाने का प्रयास किया गया। 12,000 रुपये एक प्रोत्साहन राशि के रूप में लोगों को दिए गए थे ताकि उनको ये लगे कि सरकार इस और प्रयास कर रही है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी जो कहती है कि जिस घर में शौचालय बना होता है वहां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले 50,000 रुपये की सालाना बचत होती है। WHO कहता है कि जब स्वच्छ भारत अभियान खत्म हुआ तो 3 लाख बच्चों की जानों को बचाया जा सका। तो ये जब चीज़ें लोगों के सामने रखी गई, लोगों को समझाया गया, तो
उसका ये नज़रिया उसका ये नतीजा ये है कि जो वर्ल्ड लेवल पे हम 2030 पे हम कोशिश कर रहे थे कि सैनिटेशन को हम अचीव करने का प्रयास कर रहे थे, हमने 11 साल पहले ही उस चीज़ को अचीव कर लिया पिछले साल। और अब ज़रूरत यह है कि हम किस तरीके से इसको सस्टेन कर पाते हैं आगे की ओर, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की ओर आगे बढ़ पाते हैं। जया, बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद हाथ में झाड़ू उठाकर हमें एक स्वच्छ भारत का सपना दिखाया और आज वो किस तरह से सपने को हम पूरा कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर हम उसका बदलाव को महसूस कर रहे हैं और तमाम आंकड़े हमने दिए। लेकिन जिस तरह से बात सिर्फ सफाई की नहीं थी, जिस तरह से खुले में शौच की हमने बात की कि खुले में शौच जब मुक्त घोषित किया गया उस शहर, उस गाँव की महिलाओं के लिए वो कितना आमूलचूल परिवर्तन था, वो हम सब जानते हैं। साथ ही साथ अगर आज हम महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं तो महात्मा गांधी का जो विजन था कि सबके लिए समानता और समग्रता सुनिश्चित करना, जो हमारे स्वच्छाग्रही, जो हमारे स्वच्छता कामगार थे, जो हमारे कचरा बीनने वाले थे, जो साफ सफाई करने वाले थे, किस तरह से उनको एक गरिमामयी आजीविका देना, उनके जो स्तर में जो हमने देखा। और प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरह से हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब वो खुद उन स्वच्छाग्रही और कामगारों के पैर धोते नजर आए, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू था इस पूरे सपने का। जी जया, मैंने वही बात कही कि प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू उठाया था और उन्होंने ये कोशिश की थी, उन्होंने बता दिया था कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम रहने वाला नहीं है, ये जन जन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और जब उन्होंने नई दिल्ली में जब वाल्मीकि बस्ती से वो झाड़ू उठाया था और जो श्रमदान किया था, लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री स्वयं इसको लीड कर रहे थे हर, और उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जिसमें वो लोगों को एक संदेश दे सकें कि स्वच्छता जो है वो जन जन का विषय है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर वो उन्हें एक स्वच्छ भारत के रूप में एक कार्यांजलि या श्रद्धांजलि देना चाहते थे और उसमें हम लोग सफल रहे हैं। तो उसका कारण भी यही है कि प्रधानमंत्री ने हर समय पे, हर मौके पर एक लोगों को एक सोच देने का प्रयास किया कि स्वच्छता जो है वो हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा विषय है। और मैं आपको बताऊं कि स्वच्छाग्रहियों की आप बात कर रहे हैं, स्वच्छता कर्मियों की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत अर्बन में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 5,50,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्वच्छता कर्मी हैं जिनको तमाम कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, उन्हें ट्रेन किया गया है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि हाथों से वो मैला ना ढोएं, ना उठाएं। उसके लिए टेक्नोलॉजी का चैलेंज भी वहाँ पे किया गया था ताकि वो टेक्नोलॉजी आ सके, वो इनोवेशंस आ सकें जिससे कि उनको कम से कम वो जो हाथ से उन्हें मैला ढोना पड़ता था उसकी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और इसी तरीके से स्वच्छाग्रहियों को भी एक मोटिवेशन मिला है कि अगर प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठाते हैं या सफाई की बातें करते हैं तो अब आम जनमानस के मन में भी ये बात हुई है कि ये एक कोई छोटा विषय नहीं है, ये व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा कार्यक्रम। बिल्कुल, तो स्वच्छ भारत मिशन के ये आंकड़े हमें प्रेरित करते हैं कि हमें और भी इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो बापू में भारत की आत्मा बसती थी। वास्तव में गांधी जी भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व और मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ थे। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है और आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है ताकि दुनिया महात्मा गांधी के अहिंसा और प्रेम के शाश्वत संदेश की याद दिलाई जा सके। इस अवसर पर विश्व के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी को याद किया। I feel honored to join you today as we celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi in this commemorative event, Leadership Matters, Relevance of Mahatma Gandhi in the Contemporary World. Gandhiji, a true patriot, a statesman and a saint, dedicated his life for humankind. He was a beacon of hope, a light in darkness, and a savior in despair. His brilliant and mesmerizing leadership showed the world that an individual could bring earth-shaking social and political change in a non-violent way. Dear friends, as I pay my tribute to Gandhiji, I fondly recall my father and father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who took inspiration from him during his formative stage of leadership.
We are now preparing to celebrate the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujib beginning in March 2020. Gandhiji's love for common people and ideals of non-violence contributed to shaping Bangabandhu Sheikh Mujib's vision of struggle, non-cooperation, peaceful movement against oppression and tyranny by the then Pakistani rulers against the peace-loving Bengalis. Es un gusto, es un honor estar celebrando el día de hoy, el 150 aniversario de uno de los hombres más maravillosos del mundo, Mahatma Gandhi, uno de los líderes más importantes en la historia de la humanidad, que logró a través de un movimiento de la no violencia construir hoy una de las naciones más prósperas del mundo. Gracias a sus enseñanzas, ese movimiento de la no violencia marcó toda una historia y nos sigue recordando que es a través de la paz como podemos hacer construir las grandes naciones que tenemos la obligación los líderes políticos de construir. Dios bendiga a la India, Dios bendiga la memoria de Mahatma Gandhi y nos haga recordar siempre a través de los años de que la vida de ese hombre debe ser replicada en todo el mundo. और हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हो, इन सब की पहल भारत ने ही की है और भारत की आवाज़ हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए ही उठती आई है और उठती रहेगी। किस तरह से देखते हैं आज गांधी के विचारों की प्रासंगिकता? देखिए जय, आज जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उन्होंने खुद अपने मैसेज में कहा है कि शायद आज की तारीख में गांधी जी की या उनके जो मैसेजेस हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, उसकी जरूरत दुनिया को सबसे ज्यादा है। खासतौर पर दुनिया में जब इतनी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतनी जगहों पर संघर्ष चल रहा है, तो गांधी जी के जो विचार हैं, उनका दर्शन है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज की तारीख में अगर पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर एक खास तौर पे जिस तरह से कोरोना महामारी के दरमियान एकजुट होकर अगर कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई तय नहीं करेगा, तो इस पूरे संघर्ष में जीत कोरोना की हो जाएगी। तो दुनिया को एकजुट रखना, हमें हिंसा को खत्म करना और सभी विवादों का निपटारा विचारों से, बातचीत से करना गांधी जी की दार्शनिकता रही थी। और यही बात आज भी संयुक्त राष्ट्र के जो मुखिया हैं वो आज एक तरीके से कह रहे हैं और यही गांधी जी को आज की तारीख में भी जब उनकी हम 151वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज की तारीख में सामने उनको एक प्रासंगिक बनाता है और उनकी टीचिंग्स को बहुत ज्यादा रिलेवेंट बना के रखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो गांधी जी ने सही कहा था, दुनिया में जो बदलाव लाना चाहते हैं पहले वो खुद में लाइए। अहिंसा और मानवता के उपासक, साबरमती के संत महात्मा गांधी को एक बार फिर शत शत नमन और आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के एजेंडा में आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर जल्द हाजिर होंगे दूरदर्शन न्यूज पर। लगातार खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। तब तक आप कोरोना के खिलाफ अपनी जंग भी जारी रखें, 2 गज दूरी बनाए रखें और अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, हाथों को धोते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।